गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो हम फिर आज धातु और अधातु चैप्टर से इससे पहले हमने धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, इन सब बारों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग ये पूरा वीडियो खूब अच्छे तरह से देखिएगा, तो ये वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिले। ओके, तो स्टार्ट करते धातु और अधातु चैप्टर्स। इससे पहले हमने खनिज के बारे में थोड़ा पढ़ा था, खनिज क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ी बात करते खनिज। पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ खोद के निकाले जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ या भू की जो पट्टी होती है, पपड़ी होती है, उसके अंदर से जो पदार्थ डिग करके खोद कर निकाले जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिसमें अधिक मात्रा में धातु होती है और साथ साथ में उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है, ऐसे पदार्थों को हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकालनी जाने वाली जो धातुएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में उसको ओर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं आज जो हमारे ओर्स होते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि धातुएं जो पृथ्वी के अंदर से डिग करके निकाली जाती है उनके अंदर सल्फाइड की अशुद्धि रहती है, कार्बोनेट से संबंधी अशुद्धि रहती है, उसमें रेती मिली रहती है, सिलिका मिला रहता है, अलग अलग पदार्थ उसमें मिले रहते हैं जो इम्प्योरिटी के रूप में, यानी अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में, अशुद्धि के रूप में होते हैं, ठीक है। उनको हम निकालते, उसी को हम निष्कर्षण कहते हैं। उन अशुद्धियों को हम बाहर निकाल के जो हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं उन्हीं को क्या हम कहते हैं? निष्कर्षण कहते हैं, यानी उससे से निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो अब धातु का जो निष्कर्षण है, निष्कर्षण करने के लिए जो हमारे पास अयस्क प्राप्त होता है, क्योंकि अयस्क क्या, जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकालने जाने वाली धातु है उसी को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो ये हमारा अयस्क मिल गया, ठीक है। अब अयस्क मिला, फिर हम क्या करते हैं? अयस्क का जो सांद्रण करते हैं, ठीक है ना, सांद्रण करते हैं, मतलब उनको डिवाइड करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें जो अब अयस्क मिलते हैं वो अलग अलग, जैसे कि इसमें मिलेंगे उच्च अवक्रियाशील धातुएं, ठीक है ना। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा था, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं वो अधिक अवक्रियाशील होती हैं, ठीक है ना। ऐसी धातुएं जो अधिक सक्रिय होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक अवक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ सक्रिय धातु हमने देखा कि मान लो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना। ये जो धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय होती हैं, अधिक अवक्रियाशील होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं उच्च अवक्रियाशील धातुएं। इन धातुओं की जो अवक्रिया होती है काफ़ी फास्ट होती है, इसीलिए उच्च अवक्रियाशील धातुएं बोलते हैं। और इस सक्रियता श्रेणी में काफ़ी ऊंचे पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं, इनकी सक्रियता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। दूसरी धातु होती है मध्य अवक्रियाशील, मतलब जो सक्रियता श्रेणी में उसके नीचे पाए जाने वाली धातुएं हैं उन्हें हम मध्य अवक्रियाशील धातुएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब धातुएं क्या हैं? ये सब जो धातुएं हैं ये सक्रियता श्रेणी में थोड़ी नीचे पाई जाती है, इसीलिए इन्हें मध्य अवक्रियाशील धातुएं बोलते हैं। ये थोड़ी अवक्रिया कम करती, कम फास्ट करती हैं इनकी तुलना में। अवक्रिया तो करती लेकिन इनकी तुलना में थोड़ा कम करती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे मध्य अवक्रियाशील धातुओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। फिर आते हैं सक्रियता श्रेणी में निम्न अवक्रियाशील धातुएं, ठीक है ना। ऐसी धातुएं जो बहुत कम अवक्रिया करती हैं, ठीक है ना, जिनका सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थान है, ऐसे धातुओं को हम निम्न अवक्रियाशील धातुओं के नाम से जानते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में आपको मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे चांदी हुआ, सोना हुआ, यानी सिल्वर और जो गोल्ड हुआ, ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में क्या होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं,
ठीक है ना। तो जो धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं उनका हम निष्कर्षण करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्रकृति में क्या मुक्त अवस्था में पाई ही जाती है, ठीक है ना। तो उनको गर्म करके हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास धातुएं जो थी वो 3 अवस्था में वर्गीकृत की गई। पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती हैं उन्हें उच्च अभिक्रियाशील धातुएं बोलते हैं। दूसरा है मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में उनसे नीचे पाई जाती हैं उन्हें मध्य अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, कॉपर हुआ। और सबसे अधिक सक्रियता जो सक्रिय धातुएं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, ये सबसे अधिक उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं, ऐसी धातुओं को हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के नाम से जानते हैं। अब जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अब गलित धातु का विद्युत अपघटन, जैसे जो भी मेटल्स हमारे पास होते हैं अगर वो लिक्विड है उसको मेल्ट करके क्या करते हैं, मेल्ट करके उसका विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराते हैं, जिसमें कैथोड और एनोड लेते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करते हैं, कैथोड होता है और एनोड होता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गलित धातु का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है कैथोड और एनोड को लेके, फिर इस तरह से हमें क्या होता है, शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे हम धातु का निष्कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निष्कर्षण, विद्युत अपघटन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको करके हमें जो शुद्ध धातु है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसे धातुओं में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों को हम रेती हुआ, सिलिका हुआ, इन सब की अशुद्धियाँ जो पाई जाती हैं उनको दूर करके उसका अपघटन कराने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है और हम इसका निष्कर्षण कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको गलित धातु होती है, उसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराने के लिए एनोड और कैथोड की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि मध्य अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु जिनके अंदर कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्क होते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर कार्बोनेट की अशुद्धि पाई जाती है, ठीक है ना। कार्बोनेट के अयस्क होते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके सल्फाइड के अयस्क होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या है, कार्बोनेट और सल्फाइड इस सब की अशुद्धि पाई जाती है। ऐसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अब निष्कर्षण करने के लिए जिसमें कार्बोनेट के उनको निस्तापन यानी हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट, टेम्परेचर इंक्रीज करके डिक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। फिर इंक्रीज किया जाता है और एक सल्फाइड के अवस्था में जो होते हैं उनका वर्जन किया जाता है, वर्जन हम करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इससे हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। धातु की जो धातु होती है धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, जैसे जेड है तो जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इस तरह से हमें वो धातुएं ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती हैं। जब हमें वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है फिर उनका हम क्या करते हैं, अपचयन। आपको मैंने पहले बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन, तो यहाँ पे क्या उनका अपचयन कराया जाता है, ठीक है। उस धातु का क्या होता है, अपचयन कराया जाता है, ठीक है ना। फिर उस धातु का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, ठीक है ना। उनको स्वच्छ किया जाता है, मतलब उन्हें जो निकाला जाता है, 2 धातु या 2 से अधिक धातुएं होती हैं तो उनको उनमें से निकाला जाता है। इस तरह से जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो इस प्रोसेस का प्रयोग करके उनके सल्फाइड के जो अयस्क हैं, सल्फाइड की जो अशुद्धि है या कार्बोनेट की जो अशुद्धि है उनको निस्तापन करके, भर्जन करके, फिर धातु ऑक्साइड में से शुद्ध धातु का अपचयन करके हमें धातु प्राप्त किया जाता है, धातुओं का शोधन किया जाता है। इस तरह से हम उस धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जिनके अंदर सल्फाइड के अयस्क होते हैं, सल्फाइड के अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। यहाँ भी सल्फाइड का अयस्क था, उसका हमने भर्जन किया था, तो उसका हम भर्जन करते हैं। भर्जन करने के बाद हमें धातु होती है, धातु मिलती है और धातु का परिष्करण करते हैं। परिष्करण मतलब जो धातु में से 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की अभिक्रिया को, जो धातु है धातु में से 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की अभिक्रिया को परिष्करण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, परिष्करण। मतलब ये जो धातु होगी वो 100% प्योर होगी, ठीक है ना।
100% प्योर होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये धातु का क्या परिष्करण किया गया। तो इस तरह से हमारे पास जो भी अयस्क होंगे, अयस्क या तो उच्च अभिक्रियाशील होंगे धातु होंगे, या मध्य अभिक्रियाशील होंगे, या निम्न अभिक्रियाशील होंगे। तो निम्न माध्यमों से उनका हम सांद्रण करके, निस्तापन करके, इलेक्ट्रोलिसिस करके, निस्तापन करके, सारी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु को हम प्राप्त करते हैं। अब आता है अयस्कों का। जो हमारे पास अयस्क होते हैं, अयस्क का समृद्धिकरण क्या होता है, ठीक है ना। अयस्कों का समृद्धिकरण की बात करते हैं। तो अयस्कों का समृद्धिकरण मतलब पृथ्वी के अंदर से जितने अयस्क निकाले जाते हैं उसमें क्या होता है, मिट्टी होती है, रेती होती है, ये सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये अशुद्धियाँ होती हैं इन्हीं को हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। जिन अयस्कों के अंदर, धातुओं के अंदर जो मिट्टी की, रेती की, रेत में सिलिका की जो अशुद्धि पाई जाती, इस प्रकार की अशुद्धियों को हम गैंग के नाम से जानते हैं। और इन अशुद्धियों को दूर करके, गर्म करके, मैग्नेट का प्रयोग करके जो दूर किया जाता है, और दूर करके जो शुद्ध धातु प्राप्त करने की अभिक्रिया की जाती है, उसी को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण मतलब हमारे पास जो धातु है, जो धातु के अंदर इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज को दूर करके, मिट्टी हो, रेती हो, उसको दूर करके शुद्ध धातु को प्राप्त करने की अभिक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा था कि धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अयस्कों का समृद्धिकरण किस तरह से किया जाता है। अब आता है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मतलब ऐसी धातु जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं, जैसे कि हमारा मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, ये जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं, तो इनका निष्कर्षण हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। इनको हम शुद्ध धातु इनमें से प्राप्त कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास इनके अंदर सल्फाइड की अशुद्धि है तो उसे किस प्रकार से दूर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HGS, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और गर्म करने पर यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है, HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को पुनः गर्म करते हैं, फिर इसको टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके जो ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है, तो यहाँ से हमें मर्क्यूरी मिलता है, Hg मिलता है, साथ साथ में इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। एक बार फिर से आप देखिए कि जो निम्न सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातु, उनका निष्कर्षण करने के लिए, जैसे हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फाइड था, उसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ उसको हीट किया। हीट करने के बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिला। जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, इसकी अभिक्रिया फिर हम इसको टेम्परेचर पे हीट किए तो हमें मर्क्यूरी और प्लस ऑक्सीजन गैस उसमें से निकली। तो ये अभिक्रिया इसकी है कि जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु, इसमें सल्फाइड की अशुद्धि थी और इसको हमने दूर किया। फिर सेकेंड है कॉपर सल्फाइड है। तो कॉपर सल्फाइड है, इसको भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला और साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिला। फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया और क्यूप्रिक सल्फाइड की अभिक्रिया दोनों को एक साथ करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है और साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन अभिक्रियाओं से हमने देखा कि अगर हमारे पास सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुएं हैं, उनको दूर करने के लिए उनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसके अंदर सल्फाइड की अशुद्धि जो होती है, सल्फाइड की अशुद्धि उसमें से निकल जाती है और हमारे पास शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, जिसमें हमने मर्क्यूरिक सल्फाइड से मर्क्यूरी को प्राप्त किया और दूसरा कॉपर सल्फाइड से हमने कॉपर को प्राप्त किया। तो इस तरह से हम सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक बार देखना, आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको खूब अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।